सन 1947 अगस्त का महीना। मानसून ने दरवाजे पर दस्तक दे दी थी, लेकिन उसके साथ एक बिन बुलाया मेहमान भी था। एक तरफ मानसून ने नदियों को लबालब भर दिया था, दूसरी तरफ उस बिन बुलाए मेहमान ने रास्तों को, सड़कों को, गलियों को खून से भर दिया। ये बिन बुलाया मेहमान पार्टीशन, विभाजन। और ये विभाजन कागज के टुकड़ों पर नक्शों के बीच में कलम से खींची गई लकीरें नहीं थी, बल्कि एक खंजर से लोगों के दिलों पर बनाया गया जख्म था। हिंदुस्तान अब अकेला मुल्क नहीं रह गया था। हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बट चुका था। करीब 17 मिलियन लोग अपनी जगहों से डिस्प्लेस हुए और करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इस घटना पर मशहूर फैज़ अहमद फैज़ ने एक नज़्म लिखी थी कि दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेके चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना। सही। खैर, ये पार्टीशन की घटनाओं और उसके कंसिक्वेंसेस एंड उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में इस चैप्टर में हम सबको पढ़ना है और उस दर्द को भी समझना है साथ में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द नेम इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसमें हम लोग भारत के स्वतंत्रता के बाद जो चैलेंजेस, इमीडिएट चैलेंज निकल के आए थे उसके बारे में बात करेंगे। एंड जो इस चैप्टर का नोट्स है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस चैप्टर के दौरान, इस सेशन के दौरान मैं आपको साथ ही साथ कुछ MCQs भी डिस्कस करते हुए चलूँगा, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी और आपके अंदर में कॉन्फिडेंस निकल के आएगा कि भाई मैं ये चैप्टर समझ पा रहा हूँ। राइट। एंड इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप इस चैप्टर के वन शॉट को देखने के बाद उसको भी देख सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, आयुष राज। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि भारत के सामने स्वतंत्रता के समय कौन कौन से चैलेंजेस थे। उसके बाद हम लोग पार्टीशन के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। एंड देन एक बहुत बड़ा चैलेंज, भारत में बहुत सारे रियासतें थी, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, उनका इंटीग्रेशन किस प्रकार से हुआ, जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे हैदराबाद और मणिपुर के। कश्मीर के बारे में भी बात करना है, लेकिन वो रीजनल एस्पिरेशन जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करेंगे एंड दैट्स इट। तो अब आते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन किस समय हुआ था और उस समय की स्थितियाँ किस प्रकार की थी। इस चैप्टर को आप इस तरीके से अप्रोच मत करो कि कोई आप एक टेक्स्ट बुक की चीज़ों को पढ़ रहे हो और आपको बोर्ड्स में लिखना है इसलिए आप केवल पढ़ रहे हो, बल्कि आप एक स्टोरी की तरह इसको समझो। आप अपने आप को 1947 में ले जाओ और उस समय की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो कि क्या चल रहा था हिंदुस्तान में, क्या उस समय की ब्रिटिश इंडिया की पॉलिसी थी, क्या उस समय इंडिया और पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स हो गए या मुस्लिम लीग के लीडर्स हो गए, वो किस तरीके से देख रहे थे। इंडिया, आपको पता है कि 15 अगस्त को आज़ाद होता है। 14 और 15 अगस्त 1947 की वो रात, जिस समय पाकिस्तान फॉर्म होता है और इंडिया फॉर्म होता है। ब्रिटिश इंडिया अब दो डोमिनियंस में डिवाइड हो चुका था। अब ब्रिटिश इंडिया एक यूनाइटेड कोई एक टेरिटरी नहीं रह गया था, बल्कि उसमें से दो पार्ट बन गए थे और एक तरफ इंडिया था, दूसरी तरफ पाकिस्तान। और इसका मेन जो ग्राउंड था वो था रिलीजियस मेजॉरिटी। मुस्लिम लीग के लीडर्स का ये कहना था कि कुछ एरियाज ब्रिटिश इंडिया के ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम्स मेजॉरिटी में और उनके लिए अलग एक देश बना दिया जाना चाहिए, और इवेंचुअली होता भी यही। 15 अगस्त 1947 की रात हम लोग आज़ाद होते हैं। उस रात जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक फेमस स्पीच दिया था, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। आप यहाँ पर उस स्पीच के कुछ अंश को सुन भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मध्यरात्रि को जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत एक नए उम्मीद के साथ जग रहा होगा। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially.
At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब भारत आजाद हो चुका था। भारत के लीडर्स के सामने दो प्राइमरी गोल्स थे। पहली चीज डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, जिस चीज के लिए ये स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए, साथ ही साथ भारत में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए। जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट भारत में लड़े गए थे, वो ना केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए था, अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र करने के लिए था, बल्कि भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी एस्टैब्लिश करने के लिए था। और ये समय के साथ साथ इवॉल्व होता चला गया। दूसरी चीज़ कि भारत में इस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी जो कि सभी के बेनिफिट के लिए काम करेगी, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज क्लास है, जो गरीब तबके हैं, जो समाज में दबे कुचले वर्ग हैं, उनके लिए बेहतरी के लिए काम करना है। और भारत का जो जन्म है, आप एक प्रकार से कह सकते हो कि ब्रिटिश रूल से जब हम लोगों को आज़ादी मिली, उस आज़ादी के साथ साथ हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस भी मिले। सबसे पहली चैलेंज पार्टीशन और उसके साथ होने वाले वायलेंस। भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक समय जब सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे, आज दो हिस्सों में बंट गए। ये हिस्सा ना केवल ज़मीन पे बनाया गया, बल्कि लोगों के दिलों पे भी बनाया गया, लोगों के परिवारों को बांट दिया गया, लोगों के एसेट्स को बांट दिया गया, लोग इधर से उधर मूव करते चले गए इस दरमियान। लेकिन इन सब चैलेंजेस और इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी इंडियन लीडर्स इस बात पर कमिटेड थे कि हम लोग नेशन के जो भी चैलेंजेस हैं, इस समय जो भी मल्टीपल चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेंगे और भारत को एक यूनाइटेड नेशन के तौर पर बनाएंगे। और ये देश ऐसा होगा, ये नेशन ऐसा होगा जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी तबके के लोग के बेहतरी के लिए काम किए जाएंगे। 3 मेन चैलेंजेस थे उस समय। सबसे पहला, एक यूनाइटेड इंडिया को बनाना, टू बिल्ड अ यूनाइटेड इंडिया। आप भारत को जानते हैं कितना ज़्यादा डाइवर्स नेशन है। यहाँ के लोग अलग अलग बोलियाँ बोलते हैं, अलग अलग के रहन सहन के तरीके हैं, अलग खान पान है उनके, अलग उनके रिलीजन्स भी हैं। तो इन सब लोगों को लेकर साथ में एक यूनाइटेड इंडिया का फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कैसे भारत एक एकोमोडेटिव नेचर का एक देश बने, जिसमें डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जाए, जिसमें चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी भाषा के लोग हो, किसी भी कल्चर के लोग हो, सबको साथ में लेकर एक यूनाइटेड देश का निर्माण किया जाए। और वहाँ उस समय बड़े बड़े लीडर्स हो गए या दुनिया भर के जो लोग हो गए, वो ऐसा मान रहे थे कि भारत एक यूनाइटेड फॉर्म में ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। अभी एक धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ है, कल को अलग अलग ग्राउंड्स पे बंटवारे होते चले जाएंगे और इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी को कोऑपरेट कर पाना मुमकिन ही नहीं। So there were a lot of skepticism on this matter. So this was one of the primary challenges before the Indian leaders कि कैसे भारत को एक यूनाइटेड फॉर्म में बनाकर रखा जाए। दूसरा चैलेंज, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जब चल रहा था, तो उस समय अंग्रेजों से स्वतंत्रता एक ग्राउंड तो था ही, या एक मेन गोल तो था ही, लेकिन उसके साथ एक और गोल डेवलप होता चला गया कि भारत की जो शासन व्यवस्था होगी वो डेमोक्रेसी पर बेस्ड होगी। और हुआ भी। 1946 से हम लोगों ने अपने संविधान को बनाना शुरू किया था। दिसंबर 1946 से संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और ये कंप्लीट होता है 26 नवंबर 1949। लेकिन इन सब चीज़ों में वहाँ पर जब लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर रहे थे, तो उनमें ये चीज़ क्लियर थी कि भारत में कोई और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ही इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और भारतीय संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए लोगों को। भारतीय संविधान ने डिवीज़न ऑफ पावर को इंश्राइन किया। साथ ही साथ उसमें ये भी चीज़ें मेंशन करी गई कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन क्या केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से चीज़ें हो जाती हैं? दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल में फॉलो नहीं हुई। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान,
1956 में उसका पहला संविधान बना, कितने दिन फॉलो हो पाया? कुछ साल बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया जाता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी ख़त्म कर दिया जाता है, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। कैन यू इमेजिन? दुनिया में ऐसे कई सारे देशों का एग्जाम्पल है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्म किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि डेमोक्रेसी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसको ऑन द ग्राउंड फॉलो ही नहीं किया गया। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने कि डेमोक्रेसी तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे दिया, अपने लोगों को इक्वल राइट्स दे दिया, अपने लोगों को ये बता दिया कि आपके पास वोटिंग राइट्स होंगे, आप लोगों को इलेक्ट करोगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, लेकिन क्या केवल लिख देने से चीज़ें हो जाती है? नहीं, उसको प्रैक्टिकली फॉलो करवाया जाना चाहिए या उसको करना ज़रूरी होता है, तभी वो चीज़ें सही में रियलिटी बन पाएगी। तीसरा जो चैलेंज था, डेवलपमेंट फॉर ऑल। उस समय की भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर मास पॉवर्टी थी, मास इलिटरेसी थी। लोग जो हैं अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में बटे हुए थे, और उसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो गरीबी में है, गुर्बत में है। ऐसे कंडीशन में सबके डेवलपमेंट के लिए काम करना, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें मेंशन करी कि सभी के बेहतरी के लिए चीज़ें होंगी, काम करी जाएंगी। और स्पेशली जो DPSP है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4, जिसमें स्टेट को डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सारे काम करेंगे। तो स्टेट किस प्रकार से अपने पॉलिसीज को फॉर्म करे ताकि सभी के बेहतरी के लिए काम हो, सभी का अपलिफ्टमेंट हो, जो सबसे लास्ट में, समाज के सबसे लास्ट में जो बंदा है उसको अपलिफ्ट किया जाए, अंत्योदय जो सबसे अंत में है उनका उदय हो। तो ये सारे चैलेंजेस थे, लेकिन सबसे जो मेन चैलेंज था वो ये, बिल्डिंग अ यूनाइटेड इंडिया। और इस चैप्टर में हम लोग इसी चैलेंज के बारे में समझेंगे कि इस चैलेंज को किस प्रकार से टैकल किया गया इंडियन लीडर्स के द्वारा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, पार्टीशन। उस समय के पार्टीशन के आप सीनियरियो को समझो। 14-15 अगस्त 1947 के दिन 2 नेशन स्टेट जन्म लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, और जो ये 2 नेशन थ्योरी का ही रिजल्ट था। मुस्लिम लीग जो कि 2 नेशन थ्योरी को प्रोपेगेट कर रहा था, उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा था कि भारत 2 रिलीजियस कम्युनिटी का देश है और दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं। हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन को सप्रेस कर देगी, इसलिए ज़रूरी है कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। और उसके बाद फाइनली बन भी गया। हालांकि इस ग्राउंड को, इस 2 नेशन थ्योरी को कांग्रेस ने अपोज किया। इवन कि कांग्रेस में भी जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने अपोज किया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने भी अपोज किया 2 नेशन थ्योरी को। ये सब ये कह रहे थे कि भारत सबका है, लेकिन नहीं, मुस्लिम लीग का ये मानना था कि भारत 2 अलग अलग कम्युनिटी का, 2 अलग अलग रिलीजियस ग्रुप का देश है और मुस्लिम्स के लिए अलग देश होना ही चाहिए। और 1940s में बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं, समय समय पर बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जाती हैं, बहुत सारा एक तरह से कह सकते हो नेगोशिएशन चलता है जो कि फेल हो जाता है, और अल्टीमेटली आपको पता होगा कि 16 अगस्त 1946 के दिन डायरेक्ट एक्शन डे प्लान किया जाता है, और उसके बाद फिर मास वायलेंस होता है। मतलब ऐसा वायलेंस जिसको कभी नहीं किसी ने देखा था। लोगों को मारा जा रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, अटैक हो रहा है, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था। दूसरी चीज़, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो कंपटीशन था, जिसमें मुस्लिम लीग को ये लग रहा था कि अगर एक पूरा यूनाइटेड इंडिया बनता है तो उसमें हमारे लीडर्स का या हमारे लोगों के इंटरेस्ट की बातें नहीं होंगी। दैट्स वाई। एंड थर्ड, ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यही चाहती थी, हालांकि वो परोक्ष रूप से, लेकिन यही चाहती थी कि इंडिया डिवाइड हो जाए ना। तो दीज वर द रीजंस ऑफ पार्टीशन। फर्स्ट वन वाज different political developments in the decade of 1940s. Second, competition between Congress and the Muslim League leaders.
थर्ड, ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट। एंड इवेंचुअली ये डिसाइड होता है माउंटबेटन प्लान के द्वारा कि भारत को डिवाइड करके इंडिपेंडेंट किया जाएगा। और उस डिवीज़न के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी अराइज हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। पहली चीज़ कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे, वो पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, या फिर आप कह सकते हो कि वो यूनाइटेड इंडिया के पक्ष में थे। जैसे मैंने अभी बताया, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो गांधी जी के बहुत ही अनन्य भक्त कह सकते हो या उनके फॉलोअर, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो पार्ट है दैट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसके वो लीडर थे जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को या फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान को रिजेक्ट किया। तो इसका ये अर्थ है कि सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के पार्ट बने या फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीज़न हो। दूसरी चीज़, पंजाब और बंगाल का डिवीज़न। आपको पता होना चाहिए कि भारत का जब डिवीज़न हुआ तो उस समय 2 एरिया चूज़ किए गए। एक तो हो गया ईस्ट वाला पार्ट और दूसरा वेस्ट वाला पार्ट, जिसको चूज़ किया गया कि इन एरियाज में मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है और इन एरिया को पाकिस्तान बना दिया जाए। ये वाला आप देख सकते हो जो ईस्ट बंगाल वाला हिस्सा है, और दूसरा ये पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान और ये सारा जो पूरा एरिया है पंजाब के साइड वाला, इस एरिया को बना दिया जाए पाकिस्तान। मतलब 2 एरिया यहाँ पर कार्व आउट किए गए कि पाकिस्तान ही बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इसमें पूरे ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी में या पूरे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब या ये सारे जो एरिया हैं उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी में। बहुत बड़ी दिक्कत। इसलिए क्या किया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिवीज़न किए गए, गाँव के लेवल पर डिवीज़न किए गए कि ये गाँव ना इसमें चलो मुस्लिम मेजॉरिटी में, लेकिन बगल वाला गाँव है वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में। तो ऐसे लेवल पर डिवीज़न किए गए पंजाब और बंगाल का। तीसरी चीज़, माइनॉरिटीज़ का प्लाइट। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीज़न हो रहा था तो माइनॉरिटीज़ जो थे, अगर मान लो कि ये पाकिस्तान वाला एरिया बन गया तो इसमें हिंदूज़ और बाकी लोग जो होंगे, मतलब नॉन मुस्लिम्स जो होंगे, वो माइनॉरिटी में आ गए। या फिर ये जो पंजाब वाला एरिया है इसमें हिंदूज़ और सिख जो होंगे वो माइनॉरिटी में आ गए। और जो एक इंडिया है इसमें क्या हुआ, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में आ गए। मतलब दोनों तरफ अब चीज़ें अब बदल गई। पहले सब साथ में थे, लेकिन अब इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटी बन गए, पाकिस्तान में हिंदूज और सिख माइनॉरिटी बन गए। अब उनकी दिक्कतें शुरू हो गई। सैकड़ों सालों से जिस जगह पर रह रहे हैं, अगली सुबह पता चलता है कि नहीं ये पाकिस्तान बन गया, और अगर वो इंडिया में जाना चाहते हैं तो उनको अपने घर बार परिवार सबको त्याग कर वापस जाना पड़ेगा किसी और जगह, किसी नई जगह जहाँ पर उनका कोई नहीं है। इमेजिन करो इस सिनेरियो को कि आपका परिवार किसी एक जगह पर रह रहा है, आपकी फैमिली का जो पूरा रहा है वो सैकड़ों सालों से आप वहीं बसते आ रहे हो, वहीं पर जीवन यापन करते आ रहे हो, वहीं पर खेती करते आ रहे हो, वहीं पर आपके मवेशी हैं, बहुत सारे लोग हैं, घर परिवार समाज है। कल को पता चलता है कि आपको वहाँ से डिस्प्लेस होकर किसी एक नई जगह पे जाना है जहाँ पर ना आपका घर है, ना आपका परिवार है, ना आपका समाज है, ना खेती के लिए ज़मीन है, ना मवेशी है। क्या स्थिति? तो एक बहुत बड़ा माइग्रेशन होता है इंडिया से पाकिस्तान की ओर और पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, और इसके लिए कोई भी प्लान नहीं तैयार था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ना ही पुलिस, ना ही आर्मी, कोई इस चीज़ के लिए तैयार थी। और हिस्ट्री का, रिकॉर्डेड हिस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन मूवमेंट था ये, ह्यूमन माइग्रेशन था। एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, दूसरी तरफ से पहली तरफ जाना। तो ये चीज़, तो भारत का डिवीज़न इस प्रकार से हुआ। और यहाँ पे रैडक्लिफ लाइन, सर सिरिल रैडक्लिफ को अपॉइंट किया गया कि आप डिसाइड करो कि इंडिया और पाकिस्तान का क्या होगा बाउंड्री। तो 2 बाउंड्री कमीशन बना है, एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए। और सर सिरिल रैडक्लिफ, जिनको इंडिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ऐसा इसलिए चूज़ किया गया कि एक न्यूट्रल व्यक्ति आएगा तो ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ें करी जाएंगी और ज़्यादा बेहतर ढंग से डिवीज़न हो पाएगा। और उन्होंने काफ़ी पुराने सेंसस, काफ़ी पुराने मैप डेटा को यूज़ किया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न कर दिया, और ये लाइन बन गई रैडक्लिफ लाइन।
पंजाब साइड में इस तरफ, और जो बंगाल वाला कमीशन था उसने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, जिसमें ईस्ट बंगाल वाला पार्ट पाकिस्तान बन गया और वेस्ट बंगाल हमारी तरफ है अभी भी। तो ये इसलिए इसको रैडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। अब इस पार्टीशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आए? पहली चीज, फोर्स माइग्रेशन, मैसिव पॉपुलेशन ट्रांसफर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। कम्युनल वायलेंस शुरू हो गए, पर्टिकुलरली जो लाहौर, अमृतसर और कोलकाता वाले एरिया थे वहां पर कम्युनल वायलेंस एकदम पीक पर थे। अगर आपने मूवीज देखे होंगे, कुछ मूवीज इन पर बने, कुछ किताबें, जैसे खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान एक बहुत अच्छी किताब है। गदर मूवी अगर आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट, उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई कि कई बार होता था कि लोग ट्रेन में चढ़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, पूरे पूरे ट्रेन में लोगों को मार दिया जाता था। ट्रेन में लोग चढ़ते थे और उतरती लाशें थी। या फिर आपने हिस्ट्री के बुक में इस चीज़ के बारे में कहानियां पढ़ी होंगी कि लोग लाशों के बीच दबकर अपनी जान बचाया करते थे। महिलाओं के साथ काफ़ी जुल्म होते थे, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था, उनके साथ विवाह कर लिया जाता था, बलात्कार होता था, कई सारी घटनाएं होती थी, विभत्स घटनाएं। ये चीज़ देखने को मिला। कम्युनल राइट्स अपने पीक पर था, माइनॉरिटीज़ को वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फैमिलीज सेपरेट हो गए, चिल्ड्रन यहाँ तहाँ हो गए, बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए, अब उनको देखने वाला कोई नहीं था। रेफ्यूजी क्राइसिस, अब जैसे इंडिया है उसमें पाकिस्तान से लोग आए, रेफ्यूजी कंसिडर किए जाएं क्योंकि वहाँ से आए, या फिर इंडिया से पाकिस्तान चले गए तो वो उनके लिए रेफ्यूजी बन गए, तो उनके लिए वहाँ पे कैंप्स बनाए जाते थे। वो कैंप्स में कई महीनों तक रह रहे हैं और कैंप्स की स्थिति बद से बदतर होती। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना केवल ज़मीन पे हुआ बल्कि फाइनेंशियल एसेट्स का भी हुआ। रेलवे को डिवाइड किया गया, आर्मी को डिवाइड किया गया, पुलिस को डिवाइड किया गया, ऑफिसेज डिवाइड हुए। ऑफिसेज में जो टेबल हैं, चेयर हैं, पिन लिटरली उसका भी डिवीजन हुआ कि कितना उधर जाएगा, हमारे पास। करीब 5 से 10 लाख लोग इस पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में मारे गए। और अनप्लान्ड, या आप कह सकते हो कि बिना वॉर लड़े हुए या बिना वॉर के सिचुएशन के, ये सबसे बड़ा कैजुअलिटी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप वॉर कंसिडर करोगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी कैजुअलिटी थी, और वॉर को अगर साइड रख लो तो ये सबसे बड़ी कैजुअलिटी थी। करीब 1 मिलियन लोग मारे गए। इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिम मेजोरिटी देश बनाया। उसने अपने आप को कहा कि हम रिलीजियस ग्राउंड पे भी बन रहे हैं, और दुनिया में पहली मुल्क ऐसी थी जो कि किसी रिलीजियस ग्राउंड पे बन रही थी, पहली बार हो रहा था दुनिया में। उसके बाद बहुत सारे देश हुए, जैसे इजराइल वगैरह हो गया, वो सब बाद में बने, 1948 में बना इजराइल। बट पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट state in the world which was formed on the basis of religious ground. लेकिन इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत, इंडिया अपने आप को सेकुलर नेशन बता रहा, या इंडिया के लीडर्स ये कह रहे थे कि हमारा देश एक एकमोडेटिव देश होगा। यहाँ पर चाहे आप मुस्लिम्स हो, चाहे आप हिंदूज हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, आप सबके लिए देश है और सबको इक्वल राइट दिए जाएंगे। तो इंडियन लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को अब कैसे ट्रीट करें, क्योंकि उस समय में भी 1947 में भी जो 12% मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में थी, जो पाकिस्तान नहीं गए थे, मतलब ऑब्वियसली इंडिया में ही रह गए, तो 12% मुस्लिम जो आबादी है, अब उनके लिए कैसे काम किया जाए, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, क्या उनको इक्वल राइट्स दिए जाए या नहीं दिए जाए। और इंडिया ने ये निश्चय किया कि नहीं, सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, हम रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं बनेंगे, हम एक सेकुलर नेशन है और सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो ये डील्स विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपको लिखने हैं पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस। अब इस सब के बीच में गांधी जी क्या कर रहे थे? 15 अगस्त 1947 को दिन जब भारत आज़ाद हो रहा था, गांधी जी कोई जश्न नहीं मना रहे थे या किसी सेलिब्रेशन के पार्ट नहीं बने थे। वो कोलकाता में थे, वहाँ पर हो रहे कम्युनल वायलेंस को रोकने की उनकी कोशिश जारी थी। वो हिंदुस्तान के उन एरियाज़ के दौरे पर थे जहाँ पर कम्युनल वायलेंस अपने पीक पर था। जैसे कुछ एरिया जैसे नोआखाली, कोलकाता, दिल्ली, इन सब एरियाज़ वो मूव कर रहे थे।
और 15 अगस्त के दिन वो कोलकाता में कम्युनल वॉयलेंस को शांत करने के लिए या उस चीज़ को बेटर करने के लिए वो वहाँ पर थे, जहाँ पर वो हिंदू और मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोगों से मिल रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। गांधी जी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे कि जिस चीज़ की हमेशा से कोशिश करते आ रहे हैं, हमेशा से उस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, लोग अब भूल चुके हैं उन चीज़ों को। वो लोग जो कि साथ में रहते आ रहे हैं कितने सालों से, वो अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो गांधी जी अपनी बातों को लेकर कम्युनल वायलेंस के टेंशन्स को कम करने के लिए दौरे पर थे, और गांधी जी के इस दौरे का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ा। कोलकाता में कम्युनल वायलेंस था, काफ़ी ठहर भी गया था, और जिस भी एरिया में गांधी जी जाते थे वहाँ पर लोग जश्न मनाते थे। ये सारी चीज़, गांधी जी प्रार्थना सभाएं करते थे, लेकिन ये बहुत कम दिनों तक चला और फिर से कम्युनल टेंशन राइज होने शुरू हो गए। उसके बाद गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उसके बाद अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे, जहां पर स्थिति और खराब थी। दिल्ली में रेफ्यूजी कैंप थे, जहां पर बहुत सारे मुस्लिम्स रहा करते थे। तो गांधी जी ने इस बात के लिए अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि उनको इक्वल सिटीजन ट्रीट किया जाना चाहिए, और भारत को ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि भारत केवल केवल हिंदूज का देश है। साथ ही साथ उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लताड़ा कि आपने जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स किए पाकिस्तान को, उसको आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हो। और उन्होंने कई सारे वहाँ पर इवनिंग प्रेयर्स किए, प्रेयर मीटिंग होती थी, प्रार्थना सभाएं होती थी, जहाँ पर प्रार्थना होता था, लोग आते थे, और कम्युनल टेंशन्स को दूर करने की उनकी ये कोशिश थी, और वो फास्ट भी रखते थे। कम्युनल टेंशन धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो गए या कम होने शुरू हो गए, लोग अपने अपने घरों तक सेफली पहुँचने लगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ पर राजी हो गई कि हम जो पाकिस्तान को जो हमने कमिटमेंट किया है अपने ड्यूज़ देने को, वो हम उसको पूरा कर दें। लेकिन गांधी जी की जो कोशिश थी वो सभी के द्वारा पसंद नहीं करी जा, ना ही हिंदूज़ के एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन लोगों के द्वारा, ना ही मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। उनका ये मानना था कि गांधी जी केवल मुस्लिम अपीजमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हिंदूज एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं उनसे बदला लिया जाए, और गांधी जी को मानते थे कि गांधी जी मुस्लिम के बेनिफिट के लिए, पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा। लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि भाई मैं हिंदुस्तान में हूँ, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम में फंसे हैं, जो मुस्लिम्स प्रॉब्लम में फंसे हैं, उनके लिए ही बात करूँगा ना। तो ये चीज़ थी। बट फाइनली तारीख आती है 30 जनवरी 1948 को, जिस दिन दिल्ली में बिरला हाउस में प्रार्थना सभा करके लौट रहे थे गांधी जी, और वहीं पर नाथूराम गॉडसे ने, जो कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने उनके सीने में गोलियां उतार। 3 गोली उनके सीने पर लगा, और वहीं पर गांधी जी शहीद हो गए। और इससे जो एक पूरा एक लंबा स्ट्रगल था ट्रुथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस और टॉलरेंस का, वो खत्म हो जाता है। गांधी जी जीते जी जो ना कर पाए वो चीज़ उनके निधन के बाद हो गया। कम्युनल वायलेंस चारों तरफ रुक गया। जो पार्टीशन से रिलेटेड जो गुस्सा था, जो वायलेंस था, वो ख़त्म हो जाता है। भारत की सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े हुआ जो नाथूराम गोडसे थे, उस कारण से आरएसएस पर बैन लगा दिया कुछ समय तक, और कम्युनल पॉलिटिक्स के ऊपर हम बातें कम होने लगी। तो पार्टीशन के ये सारे प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम था। पार्टीशन वाला हिस्सा तो हो गया, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी दिक्कतें निकल गया। अब दिक्कत ये था कि भारत में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे। अब देखो ये प्रिंसली स्टेट क्या थे। ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारे प्रोविंसेस थे और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट। प्रोविंस होने का मतलब क्या हो गया, ये जो आप येलो में पार्ट देख रहे हो, दे वेर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पर आप येलो में जो भी पार्ट देख रहे हो, चाहे वो यूनाइटेड प्रोविंस हो, बंगाल हो, बिहार हो, मद्रास हो, ये सब एरिया डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में थे। लेकिन जो भी आप ये ब्लू कलर में देख रहे हो, ये एरियाज ऐसे थे जो कि इनडायरेक्टली कंट्रोल थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई राजा, नवाब या प्रिंस वो रूल करेगा, ठीक है, और उसके पास डायरेक्ट कंट्रोल होगा। लेकिन
वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सोवरेनिटी में ही होगा। सोवरेनिटी मतलब उसके नीचे ही होगा, उसके कंट्रोल में ही होगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल। ब्रिटिशर्स को अगर मान लो तो ब्रिटिशर्स के इनडायरेक्ट कंट्रोल में होगा। वो कंट्रोल करेंगे प्रिंसेस, या मान लो नवाब हैं या किंग हैं, कोई भी है, और उसके अंदर में ये टेरिटरी होगी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर होगा, डायरेक्ट कंट्रोल इन लोगों का होगा, वहां के जो मिलिट्री लीडर्स होंगे या रूलर्स होंगे उनका होगा। अब दिक्कत क्या हो गई कि भारत जब आजाद हुआ तो ब्रिटिश इंडिया तो आजाद हो गया, येलो वाले एरिया तो आजाद हो गया, लेकिन ये जो एरियाज थे, ब्लू वाले जो एरियाज थे, जो कि प्रिंसली स्टेट कहलाते, उनको ये ऑप्शन दे दिया गया कि अगर वो चाहें तो भारत को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रख सकते हैं। मतलब उनके पास 3 ऑप्शंस, either they can join the dominion of India, either they can join the dominion of Pakistan, or they can remain independent। इसका ये मतलब हो गया कि जैसे हैदराबाद का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक हैदराबाद नाम का प्रिंसली स्टेट था, अगर वो चाहे, उसका रूलर चाहे, तो वो बोल सकता था कि भाई मैं इंडिया को ज्वाइन करूं। अगर वो चाहे तो वो ये बोल सकता था कि नहीं, मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता हूं, और इसका ये मतलब हो गया कि ये पूरा इंडिया रहेगा और उसके बीच में ये छोटा सा पाकिस्तान रहेगा। ये भी ऑप्शन था। और अगर हैदराबाद चाहे तो ये भी ऑप्ट कर सकता था कि नहीं भाई मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, तो हैदराबाद नाम का आप एक नया देश भी देख सकते थे, सेंट्रल इंडिया नाम का आप एक अलग देश देख सकते थे, राजपूताना नाम का एक अलग देश से देख सकते। ऐसे स्थितियां उत्पन्न हो गई और ऐसे 565 प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, जो कि करीब करीब 1/3 जो इंडिया का पूरा एरिया है उसका पार्ट, और 1/4 पॉपुलेशन इंडिया की इन्हीं जगहों पे रहते थे। कुछ रूलर जैसे ट्रावनकोर हो गया या हैदराबाद के निजाम हो गए, उन्होंने शुरू से ही कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारतीय लीडर्स के सामने कि इन एरियाज का क्या होगा। एक तो टुकड़ा हो ही गया भारत से कि पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट, अगर 565 प्रिंसली स्टेट ये कहना शुरू कर दे कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो फिर क्या होगा। और एक और चुनौती थी कि भारतीय लीडर्स जो चाह रहे थे कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हो, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो, उसका क्या होगा, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, डेमोक्रेटिक राइट्स की ज़्यादा नाम पे कोई चीज़ नहीं था, लोगों के राइट, लोगों के इंटरेस्ट की कोई चीज़ें नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी इंडियन लीडर्स के साथ। भारतीय लीडर्स का क्या अप्रोच था, जो इंटरिम गवर्नमेंट थे उस समय, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ था तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था, टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया गया था, उन्होंने इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया कि भारत के और टुकड़े हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीडर्स ये कहते थे कि नहीं, जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे उनका ये कहना था कि नहीं नहीं, उनको ऑप्शन दो, उनको ऑप्शन दिया गया है ना, तो वो चूज कर लेंगे, वो अगर चाहे तो हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो उनको रहने दो। ऑब्वियसली मुस्लिम लीग के लीडर्स हैं, वो चाहेंगे ही कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इसके लिए कोई काम ना करे, और जो प्रिंसली स्टेट हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे या पाकिस्तान को ज्वाइन कर दे। इससे क्या होगा कि भारत के और टुकड़े होते चले जाएंगे। तो मुस्लिम लीग तो ये मान ही रहे थे कि भाई इनको ऑप्शन दो, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने कहा नहीं। और स्पेशली सरदार पटेल ने, जो उस समय भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी थे, आयरन मैन, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग और डिवीज़न नहीं बर्दाश्त करेंगे और इन सब प्रिंसली स्टेट को अपने साथ लाएंगे। और इसके पीछे 3 कंसिडरेशन भी थी। पहली चीज़, ज़्यादातर लोग जो थे प्रिंसली स्टेट के, वो चाहते थे कि वो इंडिया को ज्वाइन करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ में फ्लेक्सिबल थी कि हम आपको ऑटोनॉमी देने के लिए भी तैयार हैं, आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस आपको करना क्या है, आपको इंडिया को ज्वाइन करना। तीसरी चीज़ कि भारत का उस समय पार्टीशन हुआ था, तो भारत की बाउंड्री डिसाइड करना बहुत बड़ी ज़रूरत थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना था कि टेरिटोरियल बाउंड्री को कंसोलिडेट करना और उनको इंटीग्रेट करना अभी इमीडिएट चैलेंज है। एमिड्स ऑफ दैट पार्टीशंस चैलेंज, उस पार्टीशन के दिक्कतों के बीच में सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने निश्चय किया कि नहीं, सारे प्रिंसली स्टेट को हम भारत के अंदर में मिलाएंगे, भारत का और पॉसिबल डिवीज़न हम लोग नहीं होने देंगे। और 15 अगस्त 1947 से पहले
भारत के मतलब उस जितने भी प्रिंसली स्टेट में ज़्यादातर ने इंडिया को ज्वाइन करना चूज कर लिया और पीसफुली बातें हो गई। और इसमें बहुत बड़ा रोल था सरदार पटेल का। इन्होंने नेगोशिएशन से प्रिंसली स्टेट को मना दिया और यहाँ पर एक अप्रोच फॉलो किया गया जिसको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं। जैसे होता है ना कि एक घोड़ा जा रहा है, घोड़ा गाड़ी जा रहा है, तो उसके सर के सामने एक कैरेट लटका दो, तो घोड़े को लगेगा कि वो कैरेट पाने के लिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो अगर उसके अंदर में लालच है, अगर वो फायदे के लिए कर रहा है तो कैरेट देख के आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज़, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसको स्टिक से मारो। तो दोनों पॉलिसी, जो लोग लालच से, जो लोग ऑटोनॉमी की बातों को लेकर मान रहे थे, उनको कैरेट दे के, उनको पैसे देकर, उनको ऑटोनॉमी देकर मना लिया गया। और जो नहीं मान रहे थे उनको स्टिक से मारो। मतलब क्या, पुलिस फोर्स के थ्रू, आर्मी भेजकर उन इलाकों को अपने साथ मिला लिया गया भारत की सरकार के द्वारा। तो ज़्यादातर स्टेट्स ने चूज़ कर लिया कि भाई हम लोग इंडिया के साथ मिल जाएंगे। कुछ स्टेट्स में दिक्कत हुई जहाँ पर जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर शामिल है। जिसमें जूनागढ़ वाला जो प्रॉब्लम है, जूनागढ़ अगर आप मैप में देखोगे तो ये रहा, यहाँ पर है जूनागढ़, गुजरात का पार्ट। जूनागढ़ में वहाँ के जो लीडर थे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, और उसके बाद वहाँ पर एक प्लेबिसाइट होता है। प्लेबिसाइट मतलब क्या हो गया कि लोगों से पूछा गया कि आप किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, और वहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने वोट करा कि हम लोग भारत की सरकार को ज्वाइन करना चाहते हैं। और फाइनली जूनागढ़ पार्ट बन गया यूनियन ऑफ इंडिया का। हैदराबाद के प्रॉब्लम के बारे में हम लोग आगे समझेंगे, और मणिपुर के बारे में। कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो आपको रीजनल एस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो आप, अगर आपको कश्मीर वाले इशू के बारे में जानना है तो आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। हैदराबाद के प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं। हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। आप मैप में देख सकते हो, सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट हैदराबाद। ये आप जो राजपूताना वाला एरिया देख रहे हो, ये सब अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था। यूनाइटेड की बात करोगे तो हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था उस समय में। और आज के समय का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सब का ये पार्ट हुआ करता था। इन सब के एरियाज इसमें लगते थे। और उसके उस समय निज़ाम जो थे, उनका नाम था मीर उस्मान अली खान। वो इंडिया के साथ ज्वाइन होना नहीं चाहते थे। ही वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ बातचीत कर रही थी, नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रही थी। मीर उस्मान अली खान ने बोला कि चलो हम एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन कर लेते हैं, हम लोग अभी इस डिस्कशन को 1 साल के लिए रोक देते हैं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब होता है स्टेटस को मेंटेन करना, कि अभी जो स्थिति है उसको मेंटेन रखते हैं। भारत की सरकार ने भी कहा चलो 1 साल का टाइम दे देते हैं तुमको, सोच लो तुम। और भारत की सरकार तब तक दूसरे स्टेट्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश में लग गई और दूसरे चैलेंज में। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1 साल के लिए साइन कर लिया जाता है हैदराबाद और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में 1947 में। लेकिन उस 1 साल के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती। निज़ाम के रूल के खिलाफ हैदराबाद की कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, और वहाँ के जो किसान वर्ग थे, पर्टिकुलरली तेलंगाना रीजन के, उन लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया कि नहीं, हमें निज़ाम का रूल नहीं चाहिए। निज़ाम ने क्या किया, अपनी एक पैरामिलिट्री फोर्स तैयार करी जिसको कहा गया रजाकार्स। और उस रजाकार्स ने इन लोगों को मारना शुरू कर दिया, जो भी लोग इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, जो भी निज़ाम रूल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। अब टारगेट किया गया नॉन मुस्लिम्स को। दे वर रेप्ड, दे वर किल्ड, दे वर मेम्ड एट अ लार्ज स्केल। और इतने सारे वॉयलेंस को देखते हुए फाइनली भारत की सरकार कहती है कि भाई बहुत हुआ, और 1948 के सितंबर में जाकर इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पर फोर्स भेजती, और उसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। और उसके बाद भारत की जो फोर्स थी और जो हैदराबाद की फोर्स थी, दोनों के बीच में छिटपुट लड़ाइयाँ होती, कुछ ज़्यादा लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और कुछ ही दिन के अंदर में हैदराबाद ने फिर इंडिया को ज्वाइन कर लिया। और ये जो आप देख रहे हो तस्वीर, इसमें हैदराबाद के निज़ाम है, आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट एट दैट टाइम। उस समय दुनिया भर के जो रिचेस्ट पर्सन है उसमें इनका नाम आता था। और फाइनली ये सरदार पटेल के साथ मिलते हैं और फाइनली इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हैदराबाद कब ज्वाइन होता है इंडिया के साथ, इन यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, तो सितंबर 1948 में, थ्रू द मिलिट्री एक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड थ्रू द वॉर। फाइनली हैदराबाद बन जाता है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन यूनियन। मणिपुर के बारे में बात करते हैं। मणिपुर उस समय प्रिंसली स्टेट था, यहाँ पर राजा थे,
और आखिरी राजा थे जिनका नाम था बोधा चंद्र सिंह। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब क्या, कि भारत के साथ आप एक्सीड करने के लिए तैयार हो गए, भारत को ज्वाइन करने के लिए आप तैयार हो गए। इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लिया बोधा चंद्र सिंह। और भारत की सरकार ने भी उनको एश्योरेंस दिया कि आपकी इंटरनल ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी, आप अपने मसलों को खुद से गवर्न करने के लिए फ्री रहेंगे। और उसके बाद लेकिन वहाँ पर पब्लिक प्रेशर आता है, लोग फिर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं और फाइनली वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं मणिपुर में जून 1948, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। मतलब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन और मोनार्कल सिस्टम, मतलब बोधा चंद्र सिंह का रोल तो था। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इट वाज द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया दैट वाज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि अभी भारत में, पूरे भारत में तो इलेक्शन हुआ नहीं है, वो तो 51-52 में जाकर होगा। ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी इलेक्शंस करवाए थे, चाहे वो 1946 का इलेक्शन हो और ये सारी चीजें, वो सब क्या था, वो सब लिमिटेड फ्रेंचाइज पर बेस्ड था। तो इट वाज द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया दैट वाज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सारे एडल्ट को वोटिंग राइट्स दिए गए। ठीक है। इलेक्शन होते हैं और उसके बाद मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। लेकिन वहाँ पर जब असेंबली बैठती है, वहाँ की जो विधानसभा बैठती है उस समय के हिसाब से अगर मैं कहूँ, तो वहाँ की जो सभा बैठती है उसमें क्या हो गया कि डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। वहाँ का जो कांग्रेस, मणिपुर कांग्रेस जो पार्टी थी, वो इस बात के लिए जोर दे रही थी कि हमें इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए, ज्वाइन हो जाना चाहिए, ज्वाइन हो जाना चाहिए। और फाइनली क्या होता है कि महाराजा बोधा चंद्र सिंह, उन्होंने एक मर्जर एग्रीमेंट पे साइन कर दिया कि पूरी तरह से हम आप में मर्ज हो गए हैं, और अपनी ऑटोनॉमी को उन्होंने त्याग दिया। और सितंबर 1949 में उन्होंने इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट को साइन करके मणिपुर इंडिया का पार्ट बन जाता है। लेकिन दिक्कत ये शुरू हो जाती है कि महाराजा ने इसके लिए असेंबली को कंसल्ट नहीं किया था, और इस कारण से लोग नाराज हो जाते हैं कि आपने हमसे क्यों नहीं पूछा, आपने हमारे लिए डिसीजन लेने से पहले हमसे विचार क्यों नहीं किया। बट प्रेशर में आके बोधा चंद्र सिंह ने साइन कर दिया था, और इस प्रकार से मणिपुर भारत का पार्ट बन गया। उसके बाद एक और दिक्कतें निकल के आई। उसके बाद एक और दिक्कत निकल के आई, लैंग्वेज। उसके बाद एक और दिक्कत निकल के आई, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। भारत की बाउंड्रीज की अगर बात करो, भारत के स्टेट्स की बाउंड्री की अगर बात करो, तो ब्रिटिशर्स द्वारा कैसे खींचे गए थे, जैसे तैसे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, या फिर प्रिंसली स्टेट का जितने तरीके रूल होता था उस हिसाब से वो उन्होंने बाउंड्री खींची हुई थी, या फिर किस टेरिटरी को जीत गए तो उस हिसाब से उनकी बाउंड्री खींची गई। मतलब कोई एक पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं था कि इस बेसिस पर हम लोग स्टेट्स को डिवाइड करते हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करो, तो जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसमें नागपुर सेशन हुआ था 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1920 में जब कांग्रेस का सेशन होता है नागपुर में, तो उसमें डिसाइड किया गया कि हम लोग जब भी आज़ाद होंगे ना, उसी समय सपना रखा गया था कि हम लोग जब आज़ाद होंगे तो राज्यों का डिवीज़न जो है, जैसे अभी देख रहे हो ना कि बिहार, बंगाल, आंध्रा और ये सारी चीज़ें जो डिवीज़न है, उसको हम लोग इस आधार पर करेंगे कि लैंग्वेज का डाइवर्सिटी मेंटेन हो, मतलब लिंग्विस्टिक आधार पर हम लोग स्टेट्स का डिवीज़न करेंगे। उसी समय में डिसाइड कर लिया गया था। लेकिन और इसी बेसिस पर फिर कांग्रेस का जो प्रोविंशियल कमेटी होती थी, वो उसी आधार पर बनाई जाती थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा डिसाइड की वो बाउंड्री के आधार पर नहीं बनती थी। बट एनीवे, जब भारत आज़ाद हुआ तो दिक्कतें शुरू हो गई, पार्टीशन हुआ था। तो इंडियन लीडर्स ने सोचा कि यार लैंग्वेज के आधार पर हम लोग स्टेट को बांटेंगे तो भारत का और डिवीज़न हो जाएगा। और उस समय के लीडर्स को लगा था कि ये गलत होगा, इससे भारत का और ज़्यादा डिवीज़न हो जाएगा। तो जो वही लीडर्स जिन्होंने 1920 में डिसाइड किया था कि लैंग्वेज को आधार बना के हम लोग स्टेट्स को डिवाइड करेंगे, उन्होंने आज़ादी के बाद इस चीज़ से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि पार्टीशन में जो रिलीजियस ग्राउंड है उसके कारण से इतनी दिक्कतें हुई है। अगर हम भाषाई आधार पर पार्टीशन करना, मतलब एक तरह से डिवीज़न करना शुरू कर दें स्टेट्स का, तो हो सकता है कि लोगों के बीच में दूरियां और बढ़ जाए, और इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से ये बातें निकल के आ रही थी कि हमें लैंग्वेज के आधार पर अलग स्टेट चाहिए। और सबसे पहले जो एक बड़ी कोशिश है वो निकल के आती है आंध्रा में, जो कि उस समय के मद्रास का पार्ट था। वहाँ पर एक मूवमेंट शुरू होता है, विशाल आंध्र मूवमेंट, जिसमें ये बात थी कि
मद्रास में से, एक बड़े रीजन मद्रास में से जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उनको अलग करके आंध्र स्टेट बनाया जाए। ठीक है, तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक आंध्र स्टेट बनाया जाए। और इसी में एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे पुट्टी सी रामुलु, जो कि गांधीयन लीडर थे, गांधीयन फिलॉसफी में बिलीव करते थे। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और करीब 56 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर लोग वायलेंट हो जाते हैं, जगह जगह पे हिंसाएं होने लगती है और मारपीट होने लगता है, स्ट्रगल शुरू हो जाता है और ये सारी चीज़ें। और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है और अक्टूबर 1953 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई और फिर फाइनली दिसंबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस करा कि हम लोग आंध्र स्टेट बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब ये प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अलाउ कर दिया। फिर अक्टूबर 1953 में जाकर आंध्र स्टेट बनता है। अनाउंस किया गया दिसंबर 1952, आंध्र स्टेट बना कब? तो अक्टूबर 1953। लेकिन आंध्रा बन गया तो इससे फिर दूसरे एरिया में जो लोग थे जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट की डिमांड कर रहे थे, वो वायलेंट हो गए कि भाई आपने उसको क्यों बनाया, हमको भी बनाओ। तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर थे और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया 1953 में, जिसको एक काम दिया गया कि आप ये पता करो कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए जा सकते हैं या नहीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1955 में और उसमें ये बताया कि हाँ, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन केवल लैंग्वेज नहीं, आप दूसरे सारे और भी ग्राउंड्स को भी देखकर लैंग्वेज को और दूसरे सारे ग्राउंड्स को भी आधार बनाकर स्टेट फॉर्म कर सकते हो, जैसे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन, उनके कल्चर डाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों के आधार पर भी अब स्टेट्स बना सकते हो। और फाइनली स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 में, जिसके आधार पर इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बना दिए जाते। उससे पहले इंडिया का स्टेट्स का डिवीज़न इस प्रकार था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में स्टेट्स होते थे, टेरिटरीज होते थे। अब इंडिया में 2 ही प्रकार के स्टेट होंगे, एक स्टेट होगा, एक यूनियन टेरिटरी। और उस समय स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 में, तो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। दूसरे स्टेट्स की मैं बात करूं तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन होता है, जिसमें उस समय अगर मैं बात करूं तो पूरा महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले लोगों के लिए था और गुजरात गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए था। ठीक है, तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का डिवीजन होता है। 1966 से पंजाब को स्टेटहुड मिलता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग किया जाता है। हरियाणा जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो, और हिमाचल प्रदेश को एक तरह से आप कह सकते हो उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वो पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए उनको अलग किया गया। 63 में नागालैंड का गठन होता है। 72 में आपको मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन होता है। 87 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। बाद में फिर रीजनल कल्चर और डेवलपमेंटल कंसर्न के हिसाब से और डिवीज़न किए जाते हैं। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला था और झारखंड बिहार से। 2014 में तेलंगाना का गठन किया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश से निकल के बनाई जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें आज भी चल रही। आज भी कई सारे जगहों पे ये डिमांड उठता रहता है कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, उस राज्य से अलग, जैसे विदर्भ मूवमेंट चलता है, महाराष्ट्र से अलग पार्ट बनाया जाए, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल से एक पार्ट निकाल के हरित प्रदेश बनाया जाए। बिहार में देखोगे तो मिथिलांचल नाम के एक अलग स्टेट की बातें चलती आ रही है, और भी कई सारे जगह। अगर आप में से किसी स्टेट में, आपके स्टेट में अगर ये कुछ डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता सकते हो कि हाँ सर, मेरे स्टेट में भी ऐसी डिमांड चलती रहती है। जैसे फिर बोडोलैंड की बात आती है, गोरखालैंड की बात आती है, तो ये सब अलग अलग डिमांड्स चलते रहते हैं लैंग्वेज के आधार पर और अलग अलग ग्राउंड्स पर, राइट। लेकिन क्या लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स का डिवीज़न भारत को डिवाइड कर दिया? क्या इसने भारत के डिवीज़न को और ज़्यादा मतलब बढ़ा दिया, या फिर इसने भारत की डाइवर्सिटी को और ज़्यादा एकोमोडेट किया? देखो, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट के डिवीज़न को शुरुआत में भारतीय लीडर्स ने इसी आधार पर रिजेक्ट किया था कि भाई इससे क्या होगा कि और ज़्यादा डिवीज़न हो जाएगा, मतलब सेपरेटिज्म बढ़ जाएगा।
लीडर्स जो थे वो उस समय में इस चीज़ के लिए मना कर रहे थे कि भाषाई आधार पर अगर हम स्टेट्स बनाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि और ज़्यादा डिवीज़न क्रिएट हो जाए लोगों के बीच में। लेकिन फिर जैसे मिसाल आंध्र मूवमेंट में हुआ था कि फिर प्रेशर में आकर फिर भारतीय सरकार को बनाना पड़ा। लेकिन अगर हम इतिहास को देखते हैं, आज 75 साल बीत गए हैं, तो अगर हम उलट के देखते हैं भारत की आज़ादी के बाद के समय के बाद, तो इससे ये पता चलता है कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने से फायदा ही मिला है भारत को। उस समय के लीडर्स इस चीज़ के लिए भले तैयार नहीं थे, लेकिन आज हम लोग हिस्ट्री को देख सकते हैं, आज हम लोग पन्ने पलट के देख सकते हैं, तो इससे फायदा ही मिला है। क्या कि इंग्लिश स्पीकिंग एलीट क्लास जो है उससे पावर, आप कह सकते हो कि केवल उनके पास पावर नहीं है, और भी लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग अपने बातों को रख सकते हैं, उनको भी उनके साथ भी पावर शेयरिंग हो। तो केवल जो पावर है वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के पास नहीं है, बल्कि सबके पास। उनके इंटरेस्ट के लिए भी चीज़ें करेगी। आंध्रा लोगों के लिए, तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक स्टेट है, गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए स्टेट बनाया गया, मराठी बोलने वाले लोगों के लिए, पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए। तो इस प्रकार से जब लैंग्वेज के आधार पर डिवीज़न किया गया, या फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर जब डिवाइड किया गया हिमाचल प्रदेश को या उत्तराखंड को, तो इन सब चीज़ों को देखने से यही पता चलता है कि भाई आप केवल एलीट क्लास वर्ग के साथ ही पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हो, इन सब के साथ भी पावर शेयरिंग कर रहे हो। और लैंग्वेज के आधार पर जब किया गया ना, तो एक बेसिस मिल गया कि आप, हाँ, इस बेसिस पर हम लोग स्टेट की बाउंड्री डिमार्केट कर सकते हैं, और इससे स्टेट की यूनिटी को, मतलब भारत के यूनिटी को और ज़्यादा बेहतर किया है रादर वीक करने से। और इसने इंडिया के कमिटमेंट को हाईलाइट किया कि भाई इंडिया हमेशा से कमिटेड है किस चीज़ के लिए, डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को अपलिफ्ट करने के लिए, कि हम लोग डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और उनके साथ पावर शेयरिंग कर रहे हैं। और इसने ये दिखाया कि भारत की सरकार या भारत डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करता है, प्लूरलिटी को रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरीके से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लैंग्वेज या दूसरे आधार पर जब स्टेट्स का डिमार्केशन हुआ, डिवीज़न हुआ, इसने भारत की डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन ही किया है। सो दैट्स इट इन दिस लेसन। एंड यहाँ पर कुछ MCQs है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, राइट। सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ विशाल आंध्र मूवमेंट। इनमें से कौन विशाल आंध्र मूवमेंट के पार्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज बैंड फॉर सम टाइम आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ गांधी जी। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इनकरेक्ट। फोर्थ, स्टेशन विदर्भ इज अ रीजन दैट बिलोंग्स टू विच स्टेट। फिफ्थ क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस सेशन में लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ बेसिस ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इफेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द प्रिंसली स्टेट इज इनकरेक्ट। आपको वीडियो वॉच करना और इन क्वेश्चंस का जवाब देना है, और अगर आप जवाब देते हो तो इससे आपके अंदर में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, एंड आई वुड पर्सनली चेक दोज आंसर्स, राइट। सो दैट्स इट इन दिस लेसन। एंड अगर आपने इस लेसन को पूरा देखना है तो एक थम्सअप के साथ कमेंट ज़रूर करना। मैं देखना चाहता हूँ कितने ने इस लेसन को पूरा देखा, पूरे सेशन को कंप्लीटली वॉच किया। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।